फिल्मों में अब सिर्फ पुलिस होना काफी नहीं होता। राइटर डायरेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ के अधिकारियों की कहानी कहते हैं। यहाँ हिट है होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम, हर तरह के हादसे में हुई मौतों की जांच करने वाला एक डिपार्टमेंट जिसमें कि फॉरेंसिक जांच का विभाग भी कनेक्टेड है। तो उसी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है हिट फिल्म और आज हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं विक्रम को, जो कि एक अनजान जगह पर किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आगे जाकर वो देखता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है उस लड़की को कुछ लोगों ने एक कमरे में बंद कर दिया है और वो लोग भी अंदर ही हैं, जिनके फेस पर नकाब थे। और यहाँ पर वो विक्रम के सामने ही उस लड़की को आग लगा देते हैं। विक्रम कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गेट अंदर से बंद था और उसमें ताला भी लगा हुआ था। और फिर चिल्लाते हुए विक्रम की आंख खुलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो विक्रम का पास्ट का एक इंसिडेंट रह चुका है और वो उससे उभर नहीं पा रहा है, इसलिए वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास आया है। डॉक्टर उसे बताती है कि जिन इंसिडेंट को तुम पास्ट में याद करते हो वो अब बीमारी बन चुकी है, जो कि स्ट्रेस लेने से हुई है। और आगे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर तुम और भी ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारा हार्ट फेल भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर विक्रम को एडवाइस देती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि वो एक स्ट्रेस से भरी नौकरी है और अगर वो नौकरी करता रहा तो जरूर उसका एक दिन हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विक्रम को उसकी बातों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। आगे हमें विक्रम के बारे में कुछ बातें बताई जाती है कि विक्रम हिट का एक काबिल ऑफिसर है जो कि छोटे मोटे केस को चुटकियों में निपटा देता है। हिट के साथ फॉरेंसिक टीम भी कनेक्टेड है, इसलिए उनका काम बड़ी ही तेजी से होता है। विक्रम के साथ हमेशा उसका दोस्त रोहित रहता है जो कि हिट डिपार्टमेंट में ही काम करता है। वो दोनों साथ में रहते हैं और साथ में रहकर दोनों ने कई सारे केस को खत्म किया है। हिट डिपार्टमेंट में ही अक्षय नाम का एक ऑफिसर भी था जिसकी विक्रम से बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो अक्सर उसके केस में टांग अड़ाया करता है, इसलिए विक्रम को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे हम देखते हैं नेहा को, जो कि विक्रम की गर्लफ्रेंड है और नेहा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है। दोनों अक्सर साथ में ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर विक्रम ने अभी तक नेहा को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और इसी बात के बारे में नेहा जानना चाहती है, लेकिन विक्रम उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता है। लेकिन विक्रम के डॉक्टर से नेहा को पता चल चुका था उसकी बीमारी के बारे में, इसलिए वो दोनों बात करते हैं। यहाँ पर नेहा उससे कहती है कि अगर उसने नौकरी नहीं छोड़ी तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में उसका हार्ट फेल भी हो सकता है क्योंकि डॉक्टर उसे अनफिट घोषित कर देगी। लेकिन यहाँ पर विक्रम उससे कहता है कि अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो वो ज्यादा स्ट्रेस में जा सकता है। तो नेहा भी उसकी बात मान जाती है कि ठीक है, अगर वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 3 महीने की छुट्टी ले लेनी चाहिए। इस बात पर विक्रम भी हाँ कर देता है और फिर अगले ही दिन हिट डिपार्टमेंट में जाता है और अपने ऑफिसर से 3 महीने की छुट्टी मांगता है। दरअसल विक्रम ने आज तक इतनी लंबी छुट्टी कभी भी नहीं मांगी थी और ना ही वो ज्यादा छुट्टी मांगता है, इसलिए ऑफिसर भी उसे खुशी खुशी छुट्टी दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रेड कार को जो कि टोल नाके से होते हुए सड़क से गुजर रही थी, जिसमें कि प्रीति नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब क्योंकि कार बीच रास्ते में खड़ी हो चुकी थी, इसलिए प्रीति को हेल्प चाहिए थी क्योंकि उसे कहीं पर जाना था। और फिर थोड़ी देर के बाद वहां से इब्राहिम नाम का एक पुलिस वाला निकल रहा होता है कि तभी वो रुकता है और प्रीति से पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। तो प्रीति उसे बताती है कि उसकी गाड़ी बंद पड़ चुकी है। तो इब्राहिम उसे लिफ्ट देने को कहता है, लेकिन प्रीति को वो पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे ही लग रहा था, इसलिए वो उसे लिफ्ट नहीं लेती है। और साथ में प्रीति ने अपना मोबाइल भी घर छोड़कर आ गई थी, इसलिए वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर उसे मोबाइल देता है। जिसके बाद प्रीति अपने घर अपने पापा को फोन करती है और उन्हें बताती है। तो अब इब्राहिम को लगता है कि उसके पापा आ रहे हैं, इसलिए वो निष्फिक्र होकर वहां से चला जाता है। इब्राहिम दरअसल अपने पुलिस स्टेशन से एक दूर वाले पुलिस स्टेशन जा रहा होता है एक फाइल देने के सिलसिले में, और जब वो दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक गलत फाइल लेकर आ चुका है, इसलिए उसे वापस जाना होगा और दूसरी फाइल लेकर आना होगा। इसलिए जब वो वापस जाता है तो उसे प्रीति उसी सड़क पर खड़ी हुई दिखाई देती है और साथ में एक नीली कलर की कार भी खड़ी हुई थी। तो इब्राहिम को ऐसा लगता है कि शायद उसके पिता आ चुके हैं, इसलिए वो निष्फिक्र होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इब्राहिम जब फाइल लेकर फिर से वापस आता है तो वो उस सड़क पर प्रीति को नहीं देखता बल्कि उसके पिता को देखता है। उसके पिता को देखकर इब्राहिम रुकता है और उनसे पूछता है कि क्या आप प्रीति के पिता हैं? तो उसके पिता हाँ कहते हैं और कहते हैं कि उसने हाल ही में किसी पुलिस वाले के नंबर से मेरे पास कॉल किया था। इब्राहिम कहता है कि मेरे नंबर से ही उसने कॉल किया था और साथ में वो उसे ये भी बताता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक नीली कलर की कार भी खड़ी हुई थी जिसमें कि एक आदमी था और प्रीति उसी से बात कर रही थी। शायद वो उसका कोई दोस्त होगा जो कि उसे घर ड्रॉप कर देगा, इसलिए आप निष्फिक्र होकर घर चले जाइए और अगर वो घर नहीं मिलती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन शाम हो चुकी थी लेकिन प्रीति अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए उसके माता पिता तुरंत ही पुलिस स्टेशन आते हैं
और इब्राहिम के पास कंप्लेंट लिखाने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो इब्राहिम उससे ठीक से बात करता है और ना ही प्रीति के माता पिता। लेकिन यहाँ पर इब्राहिम उनकी कंप्लेंट दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सड़क के टोल के सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है, जिसमें कि उसे प्रीति की कार तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे तो ब्लू कलर की कार देखनी थी जो कि प्रीति के पास खड़ी हुई थी। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उसे ब्लू कलर की कार कहीं भी दिखाई ही नहीं दी। प्रीति के पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि इब्राहिम ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, इसलिए वो हिट के बड़े ऑफिसर से कहकर इब्राहिम को सस्पेंड करवा देते हैं, क्योंकि प्रीति के फादर उनके अच्छे दोस्त है। अब सीन 2 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हिट का एक ऑफिसर विक्रम के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि नेहा गायब हो चुकी है। और ये बात सुनने के बाद विक्रम की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि विक्रम छुट्टी पर था और नेहा ने ही उसे छुट्टी लेने को कहा था। इसलिए विक्रम तुरंत ही वापस आता है और यहाँ पर विक्रम को पता चलता है कि नेहा को ढूंढने का केस अक्षय हैंडल कर रहा है। इसलिए वो तुरंत ही अपने बड़े ऑफिसर के पास जाता है और उनसे कहता है कि नेहा का केस मुझे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो बड़े ऑफिसर कहते हैं कि वो छुट्टी पर था, इसलिए ये केस तो अब अक्षय ही संभालेगा। और अब क्योंकि नेहा विक्रम की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो ठीक ढंग से उस केस पर काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ये केस अक्षय को ही करने दिया जाए। तब विक्रम अक्षय से रिक्वेस्ट करता है कि नेहा का केस उसे संभालने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अक्षय विक्रम से कहता है कि अगर तू इस केस के आजू बाजू भी दिखाई दिया तो वो उसे सस्पेंड करवा देगा। और यहाँ पर अक्षय विक्रम से ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा होता है। अब क्योंकि अक्षय तो नहीं मान रहा था, लेकिन विक्रम भी हार नहीं मानने वाला था, इसलिए वो अपने दोस्त रोहित के साथ मिलकर नेहा के घर पर पहुंच जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसे एक इत्र की खुशबू सुंघाई देती है, जो कि उसने आज से पहले कभी भी नहीं सूंघी थी। आगे विक्रम को प्रीति के केस के बारे में पता चलता है। प्रीति को भी किसी सड़क से उठा लिया गया था और गायब कर दिया गया था। और यहाँ पर विक्रम को ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं प्रीति का केस नेहा से कनेक्टेड है। वो इसलिए क्योंकि प्रीति को जब किडनैप किया गया था और उसे जब बेहोश किया गया था तो एक रुई में उसी इत्र की सुगंध थी जो कि नेहा के घर पर थी। इसलिए कैसे भी करके विक्रम को अब प्रीति का केस चाहिए था, इसलिए वो अपने बड़े ऑफिसर के पास जाता है और उनसे प्रीति का केस मांगता है। लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर विक्रम से कहते हैं कि ये केस तो सैनी का है। लेकिन विक्रम उनसे कहता है कि सैनी से वो बात कर लेगा और उसे हैंडल कर लेगा। बात करने पर उसे ये केस मिल जाता है और अगले ही दिन से प्रीति की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और सबसे पहले प्रीति के पहले सस्पेक्ट यानी कि इब्राहिम से मिलने का सोचता है। इसलिए वो तुरंत ही इब्राहिम के पास जाता है और उसे सारा मामला पूछता है। इब्राहिम भी उसे पूरा का पूरा मामला बता देता है। इसके बाद इब्राहिम विक्रम और रोहित को अपने घर ले जाता है। यहाँ पर विक्रम और रोहित को कहीं न कहीं इब्राहिम पर डाउट भी लग रहा था, इसलिए वो इब्राहिम के घर की जांच करने लगते हैं, जहाँ पर उसे वही इत्र मिलता है जो कि नेहा के घर पर और प्रीति को बेहोश करने पर मिला था। इसलिए कहीं ना कहीं इब्राहिम पर उन्हें ज्यादा डाउट होने लगा था। इसके बाद वो सीधा जाते हैं प्रीति के पेरेंट्स के पास, उनसे बात करते हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि प्रीति उनकी असली बेटी नहीं है, बल्कि उनकी भाई की बेटी है। और उनकी भाई की वो असली बेटी नहीं है, बल्कि वो ऑर्फनेज से गोद ली गई है। यहाँ पर उन्हें शीला नाम की एक औरत के बारे में भी पता चलता है जो कि उनके पड़ोस में रहती है। शीला का डिवोर्स हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है। साथ में प्रीति की उससे अच्छी दोस्ती भी है। जब उससे पूछा जाता कि लास्ट बार प्रीति से कब बात हुई थी, तो शीला उसे बताती है कि प्रीति जब किडनैप हुई थी उसकी एक रात पहले उसने उसे पार्टी के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन वो नहीं गई। आगे विक्रम और रोहित प्रीति के कॉलेज जाते हैं और वहाँ की प्रिंसिपल से मिलते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि प्रीति एक अच्छी लड़की है, पढ़ने में भी काफी अच्छी थी, लेकिन उसके काफी सारे दोस्त ऐसे थे जिनकी संगति खराब थी। और प्रिंसिपल ये सारी बातें बताते हुए थोड़ा सा डर रहा होता है और ये डर कहीं ना कहीं रोहित और विक्रम ने देख लिया था, इसलिए वो उनसे डीएनए टेस्ट चाह रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल देने से साफ मना कर देता है। आगे विक्रम और रोहित प्रीति के दोस्तों से भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जिसके बाद वो वापस प्रीति के पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रीति के लिए एक शोक सभा रखी जाए। और उसे ऐसा लगता है कि जिसने भी ये सब किया है वो उस शोक सभा में जरूर आए, इसलिए ना चाहते हुए भी प्रीति के पेरेंट्स वालों को उसके कहने पर ये सब करना ही पड़ता है। रोहित उससे कहता है कि ये सब करने से क्या मिलेगा, तो विक्रम उसे बताता है जिसने भी ये सब किया है अगर वो कल आया तो वो उसके हाव भाव को पहचान लेगा और जान लेगा कि वो आदमी कौन है। तो सारे सस्पेक्ट सभा में आ चुके थे, लेकिन तभी यहाँ पर शीला दीदी दौड़ते हुए आती है और विक्रम से कहती है कि उसके दरवाजे के पास एक कागज पड़ा हुआ है जिस पर कि कुछ लिखा है, जिसमें लिखा था डेड बॉडी इज द फ्रंट ऑफ राजा गोडाउन विक्रम। और ये सब सुनने के बाद विक्रम के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए वो तुरंत ही उस गोडाउन के पास पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं मिलती है, इसलिए वो वापस शीला के पास जाते हैं
और उससे पूछते हैं कि आखिर उसे ये कागज कहाँ से मिला। तो वो उसे बताती है कि जब वो सभा में आ रही थी तो फ्रंट गेट पर उसे ये कागज मिला। साथ ही यहाँ पर विक्रम देखता है कि जिस अंदाज में उस लिखावट को लिखा गया था उसी अंदाज में एक पेंटिंग भी की गई है, इसलिए वो उसकी फोटो खींचकर लैब में ले आता है। यहाँ पर जांच पड़ताल के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये दोनों लगभग सेम ही हैं, इसलिए अगले ही दिन सीमा के घर पर सर्च वारंट लेकर जाकर उसके घर की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन छानबीन करने के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो अचानक उनकी नज़र एक कार पर पड़ती है जिसका कलर ब्लू था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कार वही है जो कि प्रीति के पास खड़ी हुई थी। जिसके बाद वो उस कार को चेक करने लगते हैं और डिग्गी में उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे कि ये साफ हो जाता है कि शीला ही दोषी है, क्योंकि उसमें उसी अंदाज में कुछ और वर्ड भी लिखे हुए थे। तब शीला दीदी को जेल में लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन सीमा दीदी उनसे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और उसे इस केस के संबंध में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो बस पुलिस का अपनी तरफ ध्यान खींचना चाह रही थी और एक सस्पेक्ट बनने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लोग प्रीति के केस में ढील ना दे। लेकिन इन सारी बातों को विक्रम बिल्कुल भी नहीं मानता है, इसलिए अगले ही दिन बिना किसी के परमिशन के वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने लगता है। टेस्ट के बावजूद शीला यहाँ पर अपने बयान से अड़ी हुई थी। यहाँ पर ऑफिसर विक्रम को बताते हैं कि इस टेस्ट के बाद सब कुछ साबित हो जाता है और बहुत ही रेयर जो क्रिमिनल हो सकता है वही इस टेस्ट को फेल कर सकता है। और विक्रम को तो बिल्कुल यही लग रहा था कि शीला झूठ बोल रही है। और फिर विक्रम के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि गोडाउन के बाहर एक बॉडी मिली है और इस बॉडी को फॉरेंसिक वाले जब चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी प्रीति की है। और यहाँ पर वो फॉरेंसिक वाला विक्रम को कुछ ऐसी बातें भी बताता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे बताता है प्रीति की बॉडी में विभिन्न लोगों के अलग अलग तरह के डीएनए मिले हैं। फिंगर पर अजय के, दांतों पर प्रीति के फादर के और बॉडी के विभिन्न हिस्सों पर कई सारे लोगों के डीएनए मिले हैं, जैसे कि प्रीति के प्रिंसिपल और यहाँ तक कि ऑर्फनेज की मैडम तक के डीएनए मिले हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि एक ही बॉडी में इतने सारे लोगों के डीएनए मिलना नामुमकिन है। वो सारे सस्पेक्ट से पूछताछ करना चालू कर देता है, लेकिन किसी से भी उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आगे विक्रम एक और सस्पेक्ट को बुलाता है और वो थी सपना, जो कि रोहित की गर्लफ्रेंड थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सपना और प्रीति एक दूसरे को जानते थे। दरअसल प्रीति और सपना एक ही ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी। विक्रम सपना से कहता है कि जब तुम दोनों ऑर्फनेज में थी तो तुम दोनों में से एक को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और वो लड़की थी प्रीति, जिससे कि दूसरी लड़की बुरा मान गई थी और वो थी तुम, और तुम उससे काफी दिनों तक नाराज भी रही थी। इसलिए विक्रम को सपना पर शक हो रहा था, इसलिए जब तक डीएनए का कंसल्ट नहीं आ जाता तब तक सपना यहीं पर रहेगी। अब विक्रम अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखता है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से उसे पता चलता है कि उस ब्लू कार को एक कंटेनर में भरकर ले जाया गया था और उस कंटेनर को फहाद ड्राइव कर रहा था और उसे इब्राहिम जानता है। इसलिए विक्रम तुरंत ही इब्राहिम के पास जाता है और उससे फहाद के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसका घर पास ही में है, इसलिए जब वो उसके घर पर छानबीन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वही इत्र फिर से सुंगाई देता है जो कि उन सारे सस्पेक्टों के पास था। और जब वो चेक कर ही रहे थे कि तभी अचानक से फहाद उनके ऊपर अटैक कर देता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग करने के बाद वो जंगल में भी भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर विक्रम फहाद को किसी तरह पकड़ लेता है और उनके बीच में एक जोरदार फाइट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर फहाद इब्राहिम को गोली मार देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो विक्रम को भी गोली मारने ही वाला होता है कि पीछे से अक्षय आ जाता है और वो फहाद के पैर पर गोली मारकर विक्रम को बचा लेता है। और जब फहाद से पूछा जाता कि ये सब वो किसके लिए कर रहा है तो वो उसे एक घर का पता बताता है और कहता है कि वो यहीं पर रहता है। जिसके बाद विक्रम उस घर में जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे कोई ऐसा शख्स मिलता है कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो शख्स था रोहित। यहाँ पर रोहित विक्रम से बिना कोई बात किए बिना उसके ऊपर गोली मारने वाला था, लेकिन तभी विक्रम अचानक से उसके माथे पर गोली मार देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि नेहा भी यहीं पर किडनैप थी, इसलिए वो नेहा को छुड़ाता है और फिर तुरंत ही सपना के पास जाता है, क्योंकि सपना को सब कुछ मालूम था और विक्रम को सब कुछ जानना था कि आखिर रोहित ने ये सब क्यों किया। यहाँ पर सपना उसे बताती है कि प्रीति और वो एक ही ऑर्फनेज में थे और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सपना प्रीति से प्यार करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि सपना एक लेस्बियन थी। और फिर तभी एक दिन एक परिवार वाले आते हैं और वो प्रीति को पसंद कर लेते हैं और अपने साथ ले जा लेते हैं। ये सारी चीजें सपना ने अपने आंखों के सामने देखी थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो प्रीति को पसंद करती थी। कुछ दिनों बाद सपना को भी अडॉप्ट कर लिया गया और फिर कुछ दिनों के बाद वो रोहित की गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं थे क्योंकि सपना को लड़कियां पसंद थी। और फिर एक दिन एक बार में सपना की मुलाकात प्रीति से हो जाती है। वो प्रीति से मिलकर बहुत खुश थी। यहाँ पर वो उसे बता भी देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन प्रीति उससे कहती है
कि उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उससे प्यार करे, इसलिए उसे भूल जाए। ये बातें सुनने के बाद सपना नाराज हो जाती है और अगले दिन सपना फहाद को कुछ पैसों के बदले में प्रीति को यहाँ पर लाने को कहती है और फहाद भी यही करता है। वो उसे उसी सड़क पर किडनैप करता है और कंटेनर में उस कार को भरकर उसे एक कमरे में लेकर आ जाता है। लेकिन सपना और प्रीति के जबरदस्ती के कारण यहाँ पर प्रीति की जान चली जाती है और यहाँ पर सपना रोहित को सब कुछ बता देती है। तब रोहित ने सपना का पूरा साथ दिया और उसे सब कुछ भूलने को कहा, क्योंकि अब आगे का सब कुछ रोहित हैंडल करने वाला था। इसका मतलब कि आगे जो कुछ भी हुआ वो सारी प्लानिंग रोहित ने की और साथ में उसने नेहा को इसलिए किडनैप किया क्योंकि वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में थी और अब उसे भी सब कुछ पता चलने वाला था। आगे विक्रम रोहित की एक डायरी भी पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवाय विक्रम के। आगे वो इब्राहिम के काफिले में भी शामिल होता है और आखिर में विक्रम और नेहा कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी एक अनजान आदमी विक्रम के ऊपर निशाना बनाए रखा हुआ था, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म तो यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, फिल्म में राजकुमार राव ने एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म में वो एक ऐसे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं निभाया है। फिल्म की कहानी भी दमदार है और राजकुमार राव के अलावा भी फिल्म के बाकी एक्टर्स ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में रोमांच लगातार बना रहता है और फिल्म भटकी हुई नहीं लगती। अगर आपको एक्शन थ्रिलर फिल्में पसंद है तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को शैलेश कोलानू ने निर्देशित किया है, जिन्होंने ओरिजिनल तेलुगु फिल्म भी डायरेक्ट किया था। हिट के रोमांचक पहलू की तुलना हाल ही में कुछ दूसरे बॉलीवुड थ्रिलर से की जा सकती है। फिल्म का एक्शन, सस्पेंस और बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर आपको अपनी सीट से उठने ही नहीं देता। ये फिल्म एक हीरो के कैरेक्टर को बहुत ही चालाकी से कैरेक्टराइज करता है। इस फिल्म में थोड़ी सी होशियारी दिखाई गई है, जिसकी स्टोरी फिल्म के दूसरे पुलिस वालों के किरदार को छोटा नहीं बनाता। तो फिल्म की जान है राजकुमार राव। पूरी फिल्म में राजकुमार छाए हुए हैं। इस बार अपनी आंखों से राजकुमार राव ने कमाल कर दिखाया है। उनके साथ अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वो अचानक परेशान हो जाते हैं और ये एक्सप्रेशन राजकुमार ने गजब के दिए हैं। वो काफी नेचुरल लगे हैं। तो सानिया मल्होत्रा टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन इस फिल्म में मुझे उनका रोल काफी कम लगा। उनके सीन बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन जितना उन्हें दिया गया उन्होंने अच्छे से निभाया। बाकी कलाकारों ने भी अपना किरदार को साथ इंसाफ किया, लेकिन फिल्म की जान राजकुमार राव है। और रोचक बात यह है कि 2020 में इसी नाम से आई मूल तेलुगु फिल्म का सीक्वल तैयार हो चुका है। हिट की कहानी में सारे सवाल के जवाब ना मिलना कई दर्शकों को निराश कर सकता है, परंतु राजकुमार राव जरूर अपनी एक्टिंग से बांध देते हैं। वह अकेले भी इस फिल्म को देखने की वजह हो सकते हैं। उन्होंने मानसिक उथल पुथल से गुजरे हुए व्यक्ति का रोल काफी अच्छे ढंग से निभाया है। साथ ही उनके एक्शन सीन्स भी बढ़िया थे। जतिन गोस्वामी राव की प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर आते हैं और शिल्पा शुक्ला भी अपनी भूमिका में असर छोड़ती हैं। मिलिंद गुड़ाजी और दिलीप ताहिल ने रोल अच्छे ढंग से परफॉर्म किया है, लेकिन सानिया मल्होत्रा के साथ जरूर लगता है कि न्याय नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।